नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम वापस से उसी सीरीज पे चल रहे हैं जो हमारी संजीव कंप्यूटर की बुक आती है। दोस्तों, आपको पहले बताया कि ये वाली बुक जो है इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। अगर आपके पास घर पर बुक है तो आप हम तक पहुंचने के लिए पीछे जो क्यूआर कोड दे रखा है उससे भी आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बातचीत से शुरू करते हैं सेशन को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी बुक है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बाइलिंगुअल बनाकर हम उनका वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अच्छे से इस विषय को जान जाए। जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर आ रहा है, सीईटी, एसएससी, सीजीएल, बैंक, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, उसके अलावा एसएससी, सीजीएल, सीईटी, बैंक, रीट, आईटी, दिल्ली पुलिस और भी जितने जनरल एग्जाम है उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार कराकर टॉपिक वाइज मैंने इसमें डाल रखे हैं और उन्हीं का ये सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। हमारी टेक्निकल टीम ने एक शानदार चीज तैयार की है। अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। लक्ष्य सामने दिखना चाहिए और खुद की मेहनत पर आप लोगों को विश्वास होना चाहिए, तभी जाकर आपको सफलता मिलती है। और निश्चित सफलता के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोगों से और अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, सीईटी कंप्यूटर की बुक है, राजस्थान के प्रमुख बुक स्टोर जो भी है उन सब पर ये उपलब्ध है। आप वहां जाकर इसे परचेज कर सकते हैं, पा सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एक आरएससीआईटी के पुराने जो पेपर थे उनकी सॉल्यूशन प्रश्न बैंक भी निकाला है, उसे भी आप अपने निकटतम बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं और सीईटी का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। 1000 रुपए जिसका रेट हमने रखा है और आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में देखकर इसे परचेज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी हमने पूरा कोर्स अपनी एप्लीकेशन पे डाल रखा है, आप वहां से इसे ले सकते हैं। ये सॉल्यूशन क्लासेस आपको वहां पर साथ के साथ टाइम टू टाइम लाइव भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का, आज के दिन का पहला प्रश्न एक बार सब लोग बोर्ड पर देखिए, प्रश्न पढ़िए, फिर चर्चा और विचार करेंगे। क्या कह रहा है? प्रथम पीढ़ी का मुख्य उपकरण तथा मुख्य स्टोरेज उपकरण है। आपको बताना है कि प्रथम पीढ़ी का मुख्य उपकरण कौन सा है और मुख्य स्टोरेज उपकरण कौन सा है, दोनों बातें आपको बताने की कोशिश करनी है। तो देखो, अगर मैं बात करूं प्रथम पीढ़ी के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्रथम पीढ़ी। तो सबसे पहले बताऊं कब से कब तक थी? 1942 से लेकर 1955 तक प्रथम जनरेशन माना जाता है। कंप्यूटर का जो भी विकास हुआ था उसको अलग अलग जनरेशन में बांटा गया, अलग अलग जनरेशन उसकी बताई गई। तो पहली जनरेशन थी 1942 से लेकर कब तक थी? 1955 तक। अगर मैं दूसरी जनरेशन की बात करूं, सर यहां मत करो, ठीक है, यहां छोड़ देता हूं क्योंकि फिर बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी, आपको इतना इंटरेस्ट भी नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो 42 से 55 थी फर्स्ट जनरेशन। डेट वाइज बात करें तो अगर प्रथम पीढ़ी की भाषा की बात करें तो कौन सी प्रथम पीढ़ी की भाषा थी? तो आप कह सकते हैं प्रथम पीढ़ी की जो भाषा थी उसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? मशीनी भाषा आपकी फर्स्ट जनरेशन की भाषा थी। जनरल पूछा था। प्रथम पीढ़ी में जिसका इस्तेमाल किया गया था उसे हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। ये इसका मुख्य उपकरण था, या इसे बोलते वोल्व्स। क्या बोलते हैं? वोल्व्स का यूज किया गया था, या वैक्यूम ट्यूब इसका मुख्य उपकरण था। अगर स्टोरेज की बात करें तो प्रथम पीढ़ी में स्टोरेज के लिए पता है किसका यूज किया गया था? पंच कार्ड का। देखो, अभी अध्ययन बोर्ड ने एक सवाल, एक पेपर में प्रश्न पूछा था कि जो पंच कार्ड है उसका आविष्कार किसने किया? पंच कार्ड का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हरमन होलेरिथ। पंच कार्ड बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? हरमन होलेरिथ। ठीक है मेरी बात। और पंच कार्ड का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जोसेफ मेरी जेकार्ड। पंच कार्ड का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जोसेफ मेरी जेकार्ड। अब कई कहते हैं गुरुजी जो को बनाए हो वही तो काम में लेगो ना भाई। पहले ये बात है लगभग 1804 की,
और ये बात है लगभग 1740 की। इतने डिफरेंस के बाद पंच कार्ड का प्रॉपर इस्तेमाल मशीन में किया गया। और अगर अपन ये कहें कि पंच कार्ड को डेवलप किसने किया, तो आप हरमन होलरिथ का नाम बताएंगे। पंच कार्ड को यूज किसने किया, तो आप जोसेफ मेरी जेकार्ड। अब आपसे पूछे किसमें किया, कौन सी ऐसी मशीन थी, तो आप बता सकते हैं कि सर जिसमें इसका यूज किया गया था उस मशीन का नाम क्या था, जेकार्ड लूम। जेकार्ड लूम जो मशीन थी उसमें इसका यूज सबसे पहले किया गया था। ठीक है मेरी बात। तो आंसर प्रैक्टिकली क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब मुख्य उपकरण था और पंच कार्ड स्टोरेज के लिए यूज किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। बुक में कंफर्म कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या दिया है, वेरी गुड, 1 नंबर ही दिया हुआ है। तो इससे आपको 2 फायदे हो रहे हैं। कई बार आप इतनी सारी बुकें कंप्यूटर की मिलती है, इधर उधर से डाल देते हैं क्वेश्चंस, अब पता ही नहीं होता कि रियल उसका आंसर क्या है। तो आपको एक भाषा मिल रही है। दूसरी, बुक में तो हमने केवल हिंदी मीडियम में दिया था, तो यहां पर आपको इन क्वेश्चनों की इंग्लिश भी मिल रही है। तो ये जो हम आपको यहां पढ़ा रहे हैं, ये सारी क्लासों के विद सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको इस बात का जिक्र किया गया था कि प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस तो अबेकस था, लेकिन पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बात है लगभग 1642 की। नाम था भाई साहब का ब्लेज पास्कल। 1642 में ब्लेज पास्कल, जो कहां का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था, उन्होंने इस मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। पंच कार्ड के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि हर्मन होलरिथ ने लगभग 1740 में पंच कार्ड का आविष्कार किया था, और ब्लेज पास्कल। आंसर नंबर इसका 3 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसकी एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मात्र 17 साल की उम्र में इस भाई साहब ने, किसने, ब्लेज पास्कल ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था पास्कलाइन, और यही पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है। दुनिया का पहला यांत्रिक गणना करने का यंत्र जो है उसका नाम पास्कलाइन है। कैसा था ये मशीन, थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर मैं कहूं एक घड़ी, पुराने जो टेलीफोन थे उसकी तरह ऐसे डायलर लगे थे, सिंपल भाषा में हम कहते हैं कि ये घड़ी के सिद्धांत पर काम करता। किसके सिद्धांत पर काम करता, घड़ी पर इसे घुमाया जाता था, जिससे ये काम करना क्या कर देता था, स्टार्ट करता। ठीक है मेरी बात। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक बार देखिए, भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम बताओ। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, उसका नाम बताना है। तो देखो, अगर भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो थोड़ा हम यहां से बात लेके चलते हैं। दुनिया का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, माइक्रो प्रोसेसर। अब मैं पूछूं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसे ही हम कंप्यूटर का क्या कहते हैं, दिमाग। एक पावरफुल सिलिकॉन की चिप होती है जो गणना करने का, प्रोसेस करने का, कैलकुलेशन करने का काम करती है। बिना माइक्रो प्रोसेसर के कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इंटेल ने 1970 में, 71 में एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया था जिसका नाम था इंटेल 4004। ये वाला आपका 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ऐसी ही बात करूं, ये पावर नहीं होगा भाई, इस शक्ति को शक्ति ही बोलते हैं। ये ट्रांसलेट हुआ है तो इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, अब शक्ति ये बनाया था आईआईटी मद्रास ने। ठीक है मेरी बात। तो भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर स्वदेशी, ठीक है, कौन सा है, तो आप कहेंगे सर शक्ति है, जिसे आईआईटी मद्रास ने 2011 में बनाया था। कब की बात कर रहा हूं मैं, 2011 की। ठीक है मेरी बात। तो यहां से 2 बातें क्लियर हो गई। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, ठीक है, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, ठीक है, कब बना था, किसने बनाया था, क्या होता है। अच्छा, दूसरा, माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले कौन सी जनरेशन में यूज हुए,
तो आप कहेंगे सर फोर्थ जनरेशन में, और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को ही हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और अभी हम लोग जिन कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं ये सभी कंप्यूटर भी फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर है। कौन सी जनरेशन के हैं? हम जिन्हें अभी हम यूज कर रहे हैं ये सब के सब फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर है। ठीक है, अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा का है? दोस्तों वास्तव में तो हमने इस क्वेश्चन को कंप्यूटर की जगह कंप्यूट लिखने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे प्रूफ रीडर ने इसे कंप्यूटर बना दिया। कंप्यूट और कंप्यूटर दोनों की बात कर रहा हूं। बहुत सारी किताबों में अलग अलग बातें दी होती है, कुछ इसे अलग तरीके से पेश करते हैं, कुछ अलग तरीके से, लेकिन यहां हम समझने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूट शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है मेरी बात। और एक और शब्द है जिसे अपन कहते हैं कंप्यूटर। क्या कहते हैं? कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो वर्ड है ये पता है कौन सी भाषा का है? लैटिन। यानी जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है वो तो इंग्लिश का है ही है, ये इंग्लिश के कंप्यूट और लैटिन के कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों का अर्थ होता है गणना करना। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। और गणना करने का सबसे पहला जो यंत्र है, सबसे पहला जो डिवाइस है उसका नाम क्या था? अबेकस। ये मारवाड़ी तो मैंने मेरी तरफ से ही जोड़ा है, इसका यहां पर प्रैक्टिकली कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। मार्क 1 प्रथम कंप्यूटर तथा ENIAC प्रथम था। अब मार्क 1 तो यांत्रिक है, मैकेनिकल है, और ENIAC कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक। तो आंसर तो सीधा ही आ जाएगा कि क्या आ जाएगा? बोलो, यांत्रिक यानी मैकेनिकल। इलेक्ट्रॉनिक। चलिए पहले इसकी चर्चा करते हैं। किसकी? मार्क फर्स्ट की। बात है लगभग 1944 की। ENIAC की बात करते हैं, बात है लगभग 1946 की। दोनों के बारे में। अच्छा, मार्क फर्स्ट को बनाने वाले का नाम था हार्वर्ड आइकन। ठीक है मेरी बात। और इसको बनाने का जॉन एकर्ट व मार्चली, इन दोनों ने इसे बनाया था। ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो है। और अगर मैं कहूं मैकेनिकल यानी यांत्रिक, तो यांत्रिक कौन सा था? मार्क फर्स्ट था। ये दोनों को दोनों कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर है। आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, कौन सा सेकंड जनरेशन का है, कौन सा थर्ड का, तो वो बातें भी आप यहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में सबसे पहले उपयोग में लिया गया? पहले तो आपको यह देखना है कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? तो सुनो, जैसे हमारा एक सीपीयू है। अब बताओ, सीपीयू है, यहां पर कौन से डिवाइस है? इनपुट। यहां पर कौन से डिवाइस होते हैं? आउटपुट। चाहे तो ये कंप्यूटर 3 काम कर सकता है, एक इनपुट हो रहा हो, उस पर प्रोसेस हो रही हो, और क्या मिल रहा हो? आउटपुट मिल रहा हो। लेकिन वास्तव में आप बैच प्रोसेसिंग का मतलब समझो। पहले हम जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, जब हमारा प्रैक्टिकल होता था, तो क्या पूरी क्लास का प्रैक्टिकल एक साथ होता था? क्या नहीं। क्या किया जाता था? बैच बनाया जाता था, 20-20 बच्चों का, 30-30 बच्चों का। उनका पहले थ्योरी होता था, फिर प्रैक्टिकल होता था, फिर वाइवा होता, ऐसा ही तो चलता था। लेकिन सुनो, जब वो बैच प्रैक्टिकल कर रहा था तो एग्जामिनर बैठा था, जब वो बैच थ्योरी कर रहा था तब भी एग्जामिनर बैठा था, जब वाइवा ले रहा था तब भी एग्जामिनर बिजी था। अब कहने का मतलब, उस बीच में चाहता तो किसी दूसरे बैच को बुलाकर
उसको मर्ज करके काम कर सकता था, लेकिन नहीं, बैच में क्या होता है, जब तक पहला बैच जो आपने चलाया है उसके तीनों काम पूरे नहीं हो जाते, कंप्यूटर दूसरा कोई भी काम नहीं करता है। इसका मतलब एक बैच के लिए, एक प्रोसेस के लिए हमारा सीपीयू आइडियल रहता है, हमारा प्रोसेसर उस एक प्रोसेस को समर्पित रहता है। जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होता है, हमारा सीपीयू दूसरा कोई भी काम नहीं करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग। तो यहां पर जो जॉब होती है, अगर एक जॉब प्रोसेस हो रही है तो बाकी सारी जॉब किसमें रहती है, वेटिंग में रहती है। और सीपीयू जो होता है वो एक ही प्रोसेस के लिए आइडियल होता है। अपन ऐसा कह सकते हैं कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टम सबसे पुराना है, जिसका यूज हम दूसरी जनरेशन से ही करना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। वैसे प्रैक्टिकली तीसरी जनरेशन में तो टाइम शेयरिंग सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट भी आ गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो, ये लो, अगला प्रश्न भी यही है। मैंने अभी अभी तो आपको बताया था कि तीसरी जनरेशन में टाइम शेयरिंग सिस्टम का यूज हुआ था। टाइम शेयरिंग का मतलब होता है सीपीयू एक से ज्यादा प्रोसेस के बीच में अपना टाइम क्या करता है, शेयर करता है। वो टाइम की स्लाइस रखता है और स्लाइस के अकॉर्डिंग उन सारे प्रोसेस को डिवाइड करता है। तो ये कौन सी जनरेशन में आया था, तीसरी जनरेशन में आया था। टाइम शेयरिंग सिस्टम जो है उसका यूज हमने तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में किया था। ठीक है मेरी बात, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, स्लाइड रूल का उपयोग गुणा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया जाता है, जिसका आविष्कार किया था। सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, स्लाइड रूल है क्या दोस्तों। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो स्लाइड रूल का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्लाइड रूल से पहले हम ये कहें कि एक मशीन बनाई गई थी जिसमें अलग अलग जगह पर नंबर लिखे थे, अलग अलग प्लेटों का यूज करके कैलकुलेशन करते थे। स्लाइडर लगा के उसमें कैलकुलेशन शुरू कर दिया, उसे हमने कहा स्लाइड रूल। सिंपल भाषा में स्लाइड रूल के बारे में बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्लाइड रूल का आविष्कार किया था विलियम ऑट्रेड ने। किसने किया था? स्लाइड रूल का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? विलियम ऑट्रेड। आंसर आएगा 2। अब नेपियर बोन ने क्या बनाया था? लघुगणक, या इसे अपन कहते हैं नेपियर बोन का आविष्कार किया था। और ब्लेस पास्कल ने पास्क लाइन बनाया था। जोसेफ मेरी जेकार्ड ने क्या बनाया था? जेकार्ड लूम बनाया। ठीक है मेरी बात। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, वैसे इनकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध भी करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, कौन सी भाषा का उपयोग व्यापार के क्षेत्र में किया गया था? दोस्तों आपको यहां से 2 बातें बताता हूं। 2 प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक होती है हाई लेवल, दूसरी होती है लो लेवल। एक लो लेवल में केवल मशीनी भाषा का नाम आता है, उसके अलावा सारी हाई लेवल होती है। एक सवाल पूछा जाता है, दुनिया की सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो अगर कभी आपसे ऐसा सवाल करे कि दुनिया की पहली उच्च स्तरीय भाषा बताओ, तो आप नाम बताना फोर्टन, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। ये आपकी काम आती है गणित और विज्ञान के क्षेत्र में। ये कोबोल है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये किसके क्षेत्र में काम आती है? व्यापार। ये दोनों भाषा सेकंड जनरेशन की है। आपसे कभी किसी प्रश्न में यह भी पूछेंगे कि इन दोनों भाषाओं में, इन तीनों भाषाओं में सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तब आप इसका नाम बताएंगे। सी भाषा 1972 में इसका आविष्कार किया था डेनिस रीची ने। इसने किया था डेनिस रीची ने। यह भी आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है। जावा है 1995 में, कंपनी का नाम है सन माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया था, और ये आपकी 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है, 5th जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोग्रामिंग भाषा के केस में
एक सवाल ऐसा बनता है, 2-3 भाषाओं का नाम देके जनरेशन पूछ लेता है, यूज पूछ लेता है, पहली कौन सी इनमें से, ऐसा भी प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो यहां से 2 बातें लेके चलते हैं। कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो कौन सी भाषा होती है, मशीनी भाषा होती है। पहली हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, फोर्ट्रन है। कोबोल व्यापार के क्षेत्र में काम आई। दोनों की दोनों सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी जनरेशन की है, सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए बात करते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। अबेकस को जापान में क्या कहा जाता है, दुनिया का सबसे पहला गणना करने का यंत्र पता है कौन सा है, अबेकस है। और अबेकस को जापान में सारोबान के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है जापान में, सारोबान। ऐसे एक लकड़ी का आयताकार ढांचा होता है जिसके अंदर हर एक लाइन पर ऐसे 5 या उससे ज्यादा क्या लगे होते हैं, बीन्स या मोती लगे होते हैं जो कैलकुलेशन का काम करते हैं। इससे जोड़ करना काफी आसान हो जाता है। और अबेकस दुनिया का सबसे पहला गणना करने का यंत्र है। एक बार फिर से हमने जो बातें शुरू की थी उससे डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर का कोर्स ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आरएससीआईटी की पुराने पेपर की बुकलेट चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगी। संजीव पब्लिकेशन की बुक है, मेरे और मैडम के सहयोग से तैयार की गई, दोनों ने इस पे काफी मेहनत की। बाईलैंग्वेज है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। प्लस पुराने जो भी पेपर आए हैं आरएससीआईटी के आज तक, उनका पूरा वीडियो सॉल्यूशन, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये सीईटी के लिए हमारी बुक है। और भी जिस एग्जाम की बुक आएगी उनके बारे में बात करते रहेंगे। अपने लक्ष्य पर नजर रखें और अपनी मेहनत पर विश्वास करें, जब भी आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।